यहाँ लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज के नेता श्रीमान अवध बिहारी चौधरी जी से मेरी लड़ाई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। सिवान विधानसभा जो मुख्य गढ़ माना जाता है विधानसभा चुनाव में, और यहाँ पर उतर चुके हैं सिवान जिले के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को एनडीए प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं एनडीए में बिखराव की भी खबरें आ रही थी, लेकिन नेताओं का कहना है कि एनडीए में कोई बिखराव नहीं है। अब देखा जा रहा है कि भाजपा के बहुत दिनों से कार्यकर्ता और कई पदों पर रह चुके देवेंद्र गुप्ता भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने बीजेपी में रहते हुए फिर कैसे सोचा कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आना चाहिए? देखिए, आपने जो मुख्य लड़ाई है उस व्यक्ति का नाम आपने लिया ही नहीं। ओम प्रकाश जी लड़ाई में कहीं टिकते नहीं हैं। इसलिए नहीं टिकते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपेक्षा के अनुसार उनका चरित्र कहीं मेल नहीं खाता। यानी एक प्रकार से वाक उभर देने की तैयारी माननीय ओम प्रकाश यादव जी की थी कि ऐसा एक कर्ज जिसने सांसद में मदद किया हो उनके संबंधी ने, तो मैं एक कर्ज कैसे उतार दूं। तो इस प्रकार से बोरो प्लेयर के रूप में, एक कमज़ोर खिलाड़ी के रूप में ओम प्रकाश यादव जी हो सकते थे। वाक ओवर की तैयारी थी। अगर मेरे जैसा समर्पित प्रत्याशी इस बीच में नहीं आता तो अवध बिहारी चौधरी इस चुनाव को जीत जाते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो लोग आपको बागी भी बोल रहे हैं कि आपने बगावत की है भाजपा से। नहीं, आप अभी तक देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को अभी तक निकाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के मनोनुकूल कार्यक्रम होते हैं चुनाव में, तो ये दबाव बना रहे होंगे। हो सकता है मेरे ऊपर कार्रवाई हो भी जाए, क्योंकि ये दबाव बनाने में, माया रचने में सफल रहते हैं। तो ये दबाव बना रहे होंगे और दबाव बना रहे हैं, इसकी जानकारी भी है हमको। तो ये इसलिए दबाव बना रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं उनको निष्कासन करा दें, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हम जैसे कार्यकर्ताओं के पूर्वजों ने सींचा है। इसलिए ऐसी खबर खंडन मैं नहीं मानता कि मैं बागी हूँ। मुख्य रूप से आप किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी हमारा मान लीजिए श्रीमान अवध बिहारी चौधरी जी होंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फिर से वही जंगल राज आना चाहिए? क्या फिर से वही हत्या का दौर शुरू होना चाहिए? ओम प्रकाश यादव को प्रतिद्वंदी नहीं मानते? ओम प्रकाश यादव जी को प्रतिद्वंदी माना कैसे जाए, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार, उनके समर्थकों के अनुसार, उनके मतदाताओं के मन के अनुसार अगर वो प्रत्याशी रहते तो वो लड़ाई में रहते। उन्होंने विकास कार्य नहीं किया। 10 वर्ष वो सांसद रहे, कोई विकास कार्य। हम लोग गांव में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो लोग तो पहले ये समझ रहे हैं कि मैं उनके लिए आया हूँ, नहीं तो लोग कह रहे हैं कि आप चले जाइए अगर उनके लिए आए। हमने कहा कि नहीं साहब, हम खुद प्रत्याशी हैं और आपके सपनों का सिवान हम बनाने का प्रयास करेंगे, तब जाके लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि सिवान विधानसभा चुनाव में कोई पूर्व सांसद है, कोई मंत्री है। क्या बात है कि छोटे कार्यकर्ता नहीं, बड़े कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया गया? देखिए, इस पर मेरा कहना है, सारी पार्टियां गरीबों की सेवा करने के लिए कहती है। एक ही आइडियोलॉजी सबके अंदर है और सभी कहते हैं कि हम युवाओं को सम्मान देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। जैसे सभी चाहते हैं समाज में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो, उसी प्रकार से कोई राजनीतिक दल युवाओं को मौका कम देना चाहती है। एक तरफ ओम प्रकाश जी 10 बार सांसद रहे, 10 बार सांसद रहे और उनका हार्ट का सर्जरी भी हो गया, उनका भी एक आयु हुआ, 60 प्लस में चले गए। एक तरफ अवध बिहारी चौधरी हैं, वो चलते चलते उनका मान लीजिए उम्र हुआ, उनका भी पैर फूल जाता है। तो इस अवस्था में जाके लोग अभी भी ललायित हैं। तो इन लोगों को स्वयं चाहिए था कि अपने किसी कार्यकर्ता को, अपने किसी समर्थक को, अपने पार्टी के नेताओं को, नए लोगों को मौका देना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं
जो ओम प्रकाश जी के लिए भी काम किए, इस पार्टी के लिए काम किए, बहुत सारे लोग अवध बिहारी चौधरी जी के पार्टी में जो उनके लिए और उनके पार्टी के लिए काम किए, तो उन जैसे लोगों का मौका आखिर कब मिलेगा, कब मिलना चाहिए? क्या वो भी बूढ़ा हो जाएगा 70 वर्ष में, फिर गाली सुनेगा कि आप दौड़े नहीं, आप आए नहीं? इसलिए मेरा निवेदन है आपको, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि आप एक युवा को चुने, ईमानदार को चुने, कर्मठ को चुने, चरित्रवान को चुने। राजद प्रमुख के बेटे तेजस्वी यादव जी गए थे, उन्होंने एक जाति विशेष को कुछ टिप्पणी की थी, इसके बाद जनता भड़क गई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लालू जी एक नारा दिए थे, भूरा बाल साफ करो, और कहीं ना कहीं लालू जी के वंश के लोग हैं, लालू जी के बेटा हैं, तो निश्चित रूप से ये गुण उनमें स्वाभाविक है आना। जाति विशेष की राजनीति करना, अगड़ा और पिछड़ा करना, हिंदू मुसलमान करना, ये इनके घर का वो स्वाभाविक व्यवहार है। लेकिन जनता समझदार हो चुकी है, नरेंद्र मोदी की सरकार देश में है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने वाली सरकार और पार्टी है हमारी। इसलिए इस बयान का मैं कड़ी रूप से निंदा करता हूं और समाज में अपील करता हूं कि आप सद्भाव रूप से काम करें, अच्छे प्रत्याशी का चयन करें, अच्छे व्यक्तित्व का चयन करें। आपको नहीं लगता कि एक बड़ा नेता जब इस प्रकार की जातिवादी विवादित बयान देता है तो समाज में बिखराव आने की स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाती? निश्चित रूप से हर नेताओं के कुछ फॉलोअर होते हैं, कुछ उसके फॉलोअर होते हैं, तो वो उन्माद फैला सकते हैं। ऐसे नेताओं को ऐसे बयान से बचना चाहिए और समाज के सभी जाति के प्रबुद्ध लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस बयान का निंदा तो करें ही, और वैसे पार्टी का बहिष्कार करें, उस पार्टी के लड़ने वाले प्रत्याशियों का बहिष्कार करें कि समाज में ऐसे लोग, उन्मादी लोग ऐसा बयान न दे सकें। क्या लगता है, क्या मुख्य चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके, खासकर युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवा के लिए यहाँ बहुत सारे काम करने हैं, शिक्षा में बदलाव लाना है, कला के क्षेत्र में बदलाव लाना है। कला के लिए यहाँ कोई विद्यालय नहीं है, न संगीत के लिए है, न चित्रकला के लिए है। कई ऐसे कला के क्षेत्र हैं, उनके उचित जिम की व्यवस्था करना है, उनके लिए एजुकेशन में और सुधार की आवश्यकता है। जो युवाओं को है रोजगार चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारे जो शिक्षित बच्चे हैं, बेरोजगार है मेरे साथी, उनको रोजगार की आवश्यकता है, और वो रोजगार जो है सरकार एक बार में जो सपना दिखा रही है कि हम सबको रोजगार देंगे, ऐसा बड़े फैक्टरियों पर वो फोकस न करके मेरा मानना है कि आप छोटे छोटे रोजगार पैदा करें। जैसे यहाँ गंजी उद्योग था, यहाँ कालीन उद्योग था, यहाँ अलता उद्योग था, यहाँ टिकली बनते थे, यहाँ साबुन की फैक्ट्रियाँ थीं। आप पुनः उन छोटे छोटे उद्योगों को चालू करने के लिए आप नौजवानों में एक बैठक कराइए, लोन कराइए। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम सभी युवाओं को रोजगार देंगे स्टार्टअप के माध्यम से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ पर माननीय सांसद रहे, माननीय विधायक रहे, कितने लोगों का स्टार्टअप से आपने मीटिंग करा के बच्चों को रोजगार पैदा करने के लिए लोन दिलवाए? आवश्यक ये है, अपने पास से कुछ नहीं करना था, अपने घर में नौकरी नहीं देना है। नौकरी स्टार्टअप मोदी जी ने चालू कर दिया है, आपको केवल उसको बैठ के दिशा देना था, लेकिन ये लोग दिशा देने में विफल रहे, इसलिए जनता इनको नकारने वाली है। आप बीजेपी में ही थे, वर्तमान सरकार ने कितना रोजगार के प्रति काम किया है, उद्योगों के प्रति काम किया है? देखिए, बिहार सरकार ने उद्योग के लिए काम बहुत सारा नहीं किया, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन केंद्र में बैठे हमारे सशक्त नेता नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजनाओं को चालू किया। आप उसको जानिए बैंकों में जाके, लेकिन अफसरशाही कारण है और यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो कारण है। उन लोगों ने इस पर पहल नहीं किया कि आप इन लड़कों को रोजगार देने के लिए आप स्टार्टअप से लोन दीजिए, महिला समूह बना के लोन देना था, उस पर इन लोगों ने पहल नहीं किया। नहीं तो आज गांव में जो समृद्धि आज आने चाहिए थी वो नहीं पहुंचा। मैं आपके माध्यम से सभी जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि टिकट कोई लेके आए। 2009 में भी नेता एनडीए का टिकट लेके आए थे, लेकिन आपने अच्छे प्रत्याशी का चयन किया था, लेकिन वो आपके सपनों पे खरा नहीं उतरा, आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरा। फिर वही वो व्यक्ति 2020 में टिकट लेके आए हैं। आप अपने नेता नहीं, अपने बेटा को चुने, 24 घंटा का फ्री का सेवक चुने। मैं आप सबके आपके चैनल के सबसे निवेदन करता हूँ।
रोजगार पे सिवान में इतने नौजवान, सैकड़ों से अधिक नौजवान यहाँ कोचिंग सेंटर चलाते हैं और सरकार के तरफ से इतनी परेशानी उन लोगों को है, प्राइवेट स्कूल वालों को इतनी परेशानी है कि वो लोग भुखमरी के कगार पे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि उनके भी परिवार हैं जिनके तो सरकारी नौकरी है शिक्षकों की, उनकी कोई बात नहीं, सैलरी उनको मिलता है, हालांकि उनको भी समय से सैलरी नहीं मिलता, लेकिन जो बेचारे शिक्षक हमारे भाई प्राइवेट कोचिंग चला के शिक्षा का दान भी करते हैं, अपना पालन पोषण भी करते हैं परिवार का, लेकिन सरकार का नियम इतना सख्त है कि नेता आएंगे 10,000 हेलीकॉप्टर से उतर के, उनके लिए बैंड नहीं है, लेकिन कोचिंग चलाना उनके लिए बैंड है। तो आप एक तरफ रोजगार की बात करते हैं और जो युवा स्वरोजगार खड़ा करके कोचिंग सेंटर चलाता है उस पर आप बंद करने का नोटिस करते हैं, केस करते हैं, ये गलत है। इन नौजवानों को ये व्यवस्था लागू रहना चाहिए। ईट अवन के तरीका पे कि कोई सोमवार को खोले, 30 बच्चे लाए, ऐसा करके नियम बना के उनको कोचिंग चलाने की अनुमति प्रदान करना चाहिए। इसमें तो बहुत हजारों की भीड़ रह रही है, लेकिन क्या नेताओं के लिए सिर्फ कोरोना नहीं है, सिर्फ आम जनता के लिए कोरोना है? बिल्कुल ही, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। हालांकि हम लोगों ने ये सुना था चुनाव के शुरुआत में कि इस बार सभा नहीं होना है, हेलीकॉप्टर नहीं उतरना है, बाजा नहीं बजने हैं, सभा नहीं होना है, लेकिन हो सब कुछ रहा है। नहीं क्या हो रहा है तो मंदिर के पट बंद रहेंगे, पंडाल में बाजा नहीं बजेंगे, मूर्तियां विसर्जन होंगी तो उसमें बाजा नहीं बजेंगे। यानी एक तरफ से ये तुगलकी फरमान है कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, वहाँ आउट लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, लेकिन नेताजी लोग जैसे अगर मैं भी अगर किसी पार्टी का प्रत्याशी रहता तो मेरे भी एक नेता हेलीकॉप्टर से आके उतरते और बड़ा सभा करते और हम उस समय ये बोलते, जैसे सरकार कहती है, चिट्ठी लिख के देती है विसर्जन में कि आप 25 आदमी या 50 से अधिक ना हो, लेकिन दूसरी तरफ जब नेताओं का भाषण होता है तब हम वहाँ कहते हैं कि आप हजारों हजार की संख्या में आए, अपने नेताओं के भाषण से सुने लाभ उठा। भाई लाभ क्या उठाना है? ये तो सीधे सीधे आप कोरोना फैलाने की संकल्प ले रहे हैं, आप कोरोना बांटने का तरीका। और यही सरकार है, यही प्रशासन उनके लिए अनुमति भी देता है और उनको धार्मिक कार्यक्रम को रोकता भी है। तो ये सरकार तुगलकी है। ऐसी सरकार को मैं तो कह रहा हूँ कि पता नहीं किस दिमाग से सरकार चल रही है, ये तुगलकी सरकार मैंने नाम दिया इसको। आप किस विधायक बनते हैं तो किस पार्टी में शामिल होते हैं? निश्चित रूप से मेरी एक ही पार्टी है और मेरा संकल्प है कि मैं जन्म लिया जिस पार्टी में मरूं वहीं पे, इसलिए कि मैं बदल नहीं सकता। बदलने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए, कई ऐसे पद प्रलोभन मेरे लिए आए, लेकिन मैं नहीं बदल सका और संकल्प है कि मैं वहीं तक अंतिम समय तक रहूं। जैसा कि देखा आपने, अभी हम निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र गुप्ता जी से बात की। उनका कहना है कि युवाओं का रोजगार सबसे मुख्य मुद्दा है। माना कि अभी तक बिहार सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है युवाओं के रोजगार के प्रति, लेकिन लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ करेगी। अब देखना ये होगा कि सिवान की जनता क्या पिछले शासनों से उब चुकी है और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र गुप्ता को मौका देती है या नहीं।